हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अपनी क्लासेस में आपका स्वागत है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, रेट रिव्यू कीजिए। मैनेजमेंट और कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए पेपर 2 की क्लास चलाई हुई है। इसमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट सीरीज हम ऑलरेडी डाल चुके हैं। हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, वो है इंडस्ट्रियल रिलेशंस डिस्प्यूट्स। ये काफ़ी बड़ा है तो इसलिए हम थोड़ा फास्ट करते हैं। फर्स्ट आता है हमारा ग्रीवियंस। क्या होता है ग्रीवियंस? क्या होता है कि जब ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में कुछ डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड, कुछ फीलिंग से रिलेटेड, इमोशन से रिलेटेड, या मतलब बहुत सारे रीजंस होते हैं। इनसे रिलेटेड कुछ भी डिस्प्यूट्स स्टार्ट हो जाते हैं या डिससेटिस्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, या जब एम्प्लॉय या एम्प्लॉयर दोनों ही एक दूसरे से मतलब सेटिस्फाई नहीं होते हैं, या बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो साइकोलॉजिकल बेस होते हैं, या कुछ सोशली बैकग्राउंड की वजह से वो फुलफिल नहीं हो पाते हैं। ये सारे फैक्टर्स अगर आते हैं तो इस कंप्लेंट का नाम ही ग्रीवियंस होता है। ग्रीवियंस जो है ये एक पर्सन की अपनी फीलिंग होती है जो कि हर्ट हो जाती है, या वो मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, या फिर वो डिससेटिस्फाई है, या सच्चाई वो जा मतलब कुछ भी वट एवर इस तरीके से, या वो हो सकता है माइंड सेट किया हुआ हो। ये सब चीज़ें जितनी भी हैं ये ग्रीवियंस के अंदर आ जाती हैं। ये रिटर्न कंप्लेंट के नाम से ग्रीवियंस होता है एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के बीच में, जो कि अनफेयर प्रैक्टिसेस के बारे में बोला जाता है, मतलब कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है। इस चीज़ को लेके इन्होंने कैप डेविड ने भी बोला था कि जो रियल फीलिंग्स हैं या इमेजिनिंग फीलिंग्स हैं पर्सन की, वो इनजस्टिस होती है, मतलब कि उन्हें प्रॉपर तरीके से जो ट्रीटमेंट मिलना चाहिए वो ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच की जो रिलेशनशिप्स है वो कहीं ना कहीं खराब होने स्टार्ट हो जाती है। इस कंप्लेंट को एक या एक से ज़्यादा वर्कर्स के जैसे अलाउंसेस होते हैं, बेसिस होती हैं, ये वर्किंग कंडीशंस है, इंटरप्रिटेशंस मतलब जो सिचुएशंस है उसके अकॉर्डिंग सही नहीं है, या ओवर टाइम से रिलेटेड, ट्रांसफ़र से, लीव से, प्रमोशन से, सीनियरिटी, जॉब असेसमेंट्स या टर्मिनेशंस ऑफ द सर्विस। ये सब कुछ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस ने बोला कि ये ग्रीवियंस के अंदर ही आते हैं, ग्रीवियंस का पार्ट है। और अनफेयर प्रैक्टिसेस अगर आप कर रहे हैं एम्प्लॉयर के साथ में, एम्प्लॉयज़ के साथ में, तो वर्किंग कंडीशन सही नहीं है, तो सब कुछ ग्रीवियंस का ही पार्ट है और वो उसके लिए अनजस्टिस हो जाता है, मतलब आप उसके साथ सही नहीं कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स आता है जिसके अंदर स्ट्राइक ऑन लॉकआउट होता है। लॉकआउट का मतलब होता है प्रॉपर तरीके से बंद कर देना, शट डाउन हो जाना। जैसे राइट नाउ कंडीशन हुई थी अभी कोविड-19 के टाइम में, पूरा लॉकडाउन हो गया था मार्केट में, तो लॉकआउट भी उसी को बोला जाता है। एंड स्ट्राइक्स में प्राइमरी, सेकेंडरी एंड अदर्स होती हैं। प्राइमरी में स्टे अवे स्ट्राइक होती है, पेन डाउन स्ट्राइक होती है, स्लो डाउन स्ट्राइक होती है, वर्क टू रूल होती है, टोकन स्ट्राइक होती है, लाइटिंग स्ट्राइक होती है, पिकटिंग एंड बाइकआउट होती है, घेरा होती है, सिंपैथी स्ट्राइक्स होती है, जनरल स्ट्राइक्स, पॉलिटिकल्स, ये सारी स्ट्राइक्स होती हैं। तो ग्रीवेंस का जो नेचर है इसमें एक्सप्रेस्ड किया जाता है, मीन्स कि आपने किस तरीके से आप सोच रहे हैं, क्या आपके लाइफ में चल रहा है, किस तरीके से आपके साथ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, उसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या आप जेलस हो रहे हैं किसी से, ये सर्कमस्टांसेस इस तरीके के बने हुए हैं। लेबर वगैरह का जो टर्नओवर है वो देखा जाता है, केयर आपको प्रॉपर नहीं मिल रही है, पुअर वर्किंग कंडीशन चल रही है, ये सारे एक्सप्रेस्ड हो रहे हैं, मतलब दिख रहा है। मतलब वैलिड लेजिस्लेट एंड रैशनल, अनट्रू एंड इरेशनल कंप्लीटली। इसमें क्या होता है कि जैसे लीगल तरीके से नोटिस वगैरह दिया जाता है जो कि टोटली रैशनल नहीं होता है, इरेशनेबल होता है, ये सही नहीं होता है, वो गलत होता है। ये सब मैनेजमेंट का एक तरीके से कहीं ना कहीं डिफ़ॉल्ट में आ जाता है, लीगल नोटिस के थ्रू अगर जाता है तो। एंड फैक्चुअल, इमेजिनरी एंड डिस्कस में क्या होता है कि फैक्चुअल में क्या होता है कि एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम्स है उसको फुलफिल नहीं किया जा रहा है, सैलरी एकदम से बढ़ा दी गई है, घटा दी गई है, उसके बेस पे देखा गया है, वो इम्प्लीमेंट नहीं। इमेजिनरी इसमें आता है कि इमेजिनरी में क्या
कि आपने गलत सोच लिया है किसी चीज़ के बारे में, अपना माइंड सेट कर लिया है, या आपका बिहेवियर इस तरीके का हो गया, या आपको गलत गाइड कर दिया गया है। तो ये सब एक प्रॉपर तरीके से इमेजिनरी सिचुएशन होता है कि एक्चुअल में क्या है और आपको बताया क्या गया है। डिस्कस में क्या है कि डिससेटिस्फेक्शन का रीज़न होता है जो कि पता नहीं होता है कि क्यों हम डिससेटिस्फेक्शंस हैं। मतलब प्रॉपर तरीके से आप अननोन हो एक तरीके से रीज़न क्या है, एंड बट आप उस चीज़ से डिससेटिस्फाई हैं, बट क्यों डिससेटिस्फाई हैं ये नहीं पता है आपको। इस ग्रीवेंस को हम पता कैसे करते हैं कि ग्रीवेंस हो रहा है या इस टाइम चल रहा है। फर्स्ट होता है एग्जिट इंटरव्यू। जब एम्प्लॉय छोड़ के जा रहा होता है उस टाइम पे एग्जिट इंटरव्यू होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब वर्कर्स ने कंपनी छोड़ देनी है तो उस टाइम पे पूछा जाता है कि आप क्यों छोड़ के जा रहे हैं, क्या रीज़न है, और आपके अकॉर्डिंग क्या इम्प्रूवमेंट हमारी ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए, और किन से क्या प्रॉब्लम्स है। मतलब एक तरीके से वो डिस्कस किया जाता है कि जो हो चुका है उसके बारे में अवेयरनेस के लिए इन फ्यूचर। ग्रुप बॉक्स होता है कि ये एक अननोन बॉक्स होता है। इसमें आप बिना नाम के एक बॉक्स में अपना लेटर ड्रॉप करते हैं और जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो लेटर में लिख के बॉक्स में ड्रॉप कर देते हैं, जो कि डायरेक्ट मैनेजमेंट ही ओपन करता है। और मैनेजमेंट देखता है कि किसको क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं। हम मेरे पास ये प्रॉब्लम आई है, मेरे पास ये प्रॉब्लम्स है, कि इट मीन्स कि ऑर्गेनाइजेशन में ये इस तरीके की प्रॉब्लम्स चल रही हैं। ओपिनियन सर्वे, इसमें ओपिनियन सर्वे में क्या होता है कि सब लोगों की सेटिस्फाइड और डिससेटिस्फाइड सभी लोगों की ओपिनियन चेक की जाती है। एक छोटा सा सर्वे होता है जिसमें सारे एम्प्लॉयज़ को पार्टिसिपेट करा के उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है कि सब लोग क्या क्या सोचते हैं। कुछ स्टेप्स उसमें क्वेश्चन सेट होते हैं एंड मीटिंग होती है। मीटिंग में एक नॉर्मली बैठ के एक साथ और कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती हैं, इनफॉर्मली या फॉर्मली दोनों हो सकते हैं ग्रुप में। एंड ओपन डोर पॉलिसी, ओपन डोर पॉलिसी कहती है कि कंप्लेंट के लिए ही एक मतलब बहुत अच्छा पार्ट है, क्योंकि इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो कम्युनिकेशंस को इन्हांस करने के लिए होता है। कॉज कौन कौन से कॉज हैं ग्रीवियंस के, ग्रीवियंस का रिजल्टिंग फर्स्ट आता है ग्रीवियंस रिजल्टिंग फ्रॉम पर्सनल मॉलजस्टमेंट। इसमें होता है कि ओवर एम्बिशंस देखी जाती है, ओवरऑल हर चीज़ देखी जाती है, सेल्फ एक्सट्रीम्स एक्सप्रेस की जाती है, प्रैक्टिकल्स एटीट्यूड चेक किया जाता है। थर्ड आता है मैनेजमेंट पॉलिसी। इसमें मतलब कि जो भी ऑर्गेनाइजेशंस की पॉलिसीज़ वगैरह हैं, पेमेंट से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, लीव से रिलेटेड, प्रमोशन से, रोल से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से, डिसिप्लिन से, और एब्सेंटीज़म जो चल रहा है, ट्रांसफर्स, ये सब कुछ इसके अंदर आ जाता है। वर्किंग कंडीशंस में किस तरीके की वर्किंग कंडीशंस है, वो फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, टेम्परेचर वगैरह कैसा है, और प्रोडक्शंस का देखा जाता है। नॉन अवेलेबिलिटी देखी जाएगी, चेंज देखा जाएगा कि वर्किंग का जो शेड्यूल है वो चेंज हो रहा है, उसकी वजह से ग्रीवेंस नहीं आ रहा है, मिसमैच तो कहीं नहीं हो रहा है। 4 स्टेप्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं फ्रेंड्स ये। आर्मस्ट्रॉन्ग ने दी थी ये स्टेप्स। पूछा जाता है कि ग्रीवियंस में 4 स्टेप कौन-कौन से और किसने दिए हैं, बहुत बार क्वेश्चन आया है फ्रेंड्स। ये आर्मस्ट्रॉन्ग्स ने 4 स्टेप्स दी थी। सबसे पहले देखा जाएगा ग्रीवियंस को प्रेजेंटली जो राइट नाउ पोजीशन हो रही है उसको किस चीज़ के द्वारा या किस चैनल के द्वारा, किस सोर्स के द्वारा हम उसको देख सकते हैं। एंड देन क्या प्रोसीजर्स हम फॉलो करेंगे, क्या किस तरीके से सिस्टमेटिकली प्रोसेस को फॉलो करते हुए एवरी ग्रीवेंस तक हम पहुंच पाएँ। एंड देन मेथड्स देखेंगे, कौन कौन से मेथड्स हैं जिनसे हम ग्रीवेंस के डिससेटिस्फेक्शन को फाइंड आउट कर पाएँ, एंड देन इसका मीनिंग निकालेंगे या इसको हम फाइनली रिजल्ट आउट करेंगे। बस सबसे पहले रिसोर्सेज होंगे, देन प्रोसीजर्स होगा, देन मेथड्स होंगे, देन हमारा जो रिजल्ट्स निकल के आएगा। इसमें 4 स्टेप्स जो मैंने अभी आपको बताए यही सब स्टेप्स हैं। किस किस तरीके से हम इन स्टेप्स को फॉलो करते चले जाते हैं, ये आप पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ से पढ़ सकते हैं, वही है। इंडियन इंडस्ट्रीज में सेटलमेंट जो ग्रीवेंस हुआ था, फैक्ट्री एक्ट 1948 एंड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अकॉर्डिंग एक डिस्प्यूट सेटल हुआ था, जिसमें ऑर्डर वगैरह से इस डिस्प्यूट को सेटल किया गया था और वेलफेयर किया देखा गया था। ऑर्गेनाइजेशंस में जो एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं फैक्ट्री में, मिनिमम 500 से अबव वर्कर्स
में पार्टिसिपेटिव होने चाहिए। मीन्स जो सेक्शन 49 एक्ट है, फैक्ट्री एक्ट, उसके अकॉर्डिंग ये होने चाहिए। सेक्शन 2A जो है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का, इसके अकॉर्डिंग इसमें अमेंडमेंट किया गया था 1965 में। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर सब चीज़ें इंक्लूड, जैसे डिस्चार्ज, रिमिशंस, रिट्रेचमेंट, टर्मिनेशंस, फॉर विथस्टैंडिंग दैट नो अदर वर्कमैन, ये सब कुछ इसके अंदर आते हैं। प्रिवेंटिव मशीनरी जो वॉलंटरी और नॉन वॉलंटरी स्ट्रेचुरी है, सेटलमेंट स्ट्रेचुरी बॉडी कौन सी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्टेप्स पूछी गई हैं फ्रेंड्स, तो हमें ध्यान रखना है कौन कौन से स्टेप्स हैं। और जो हमारे सेटलमेंट बॉडी है, सेटलमेंट बॉडी में हमारा जो आते हैं वो कॉन्सिलेशंस आते हैं, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी आता है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी आएगा, वॉलंटरी आर्बिट्रेशंस आएगा, एडजक्शंस आएगा, कॉन्सिलेशंस ऑफिसर्स आएंगे, कॉन्सिलेशंस बोर्ड आएगा, लेबर कोर्ट्स आएंगे, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स आएगा, नेशनल ट्रिब्यूनल्स आएगा। ये सारे जो आते हैं हमारे सेटलमेंट में आते हैं। और प्रिवेंटिव मशीनरी जो वॉलंटरी और नॉन स्ट्रेचुरी के नाम से होती है, इसमें वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, कलेक्टिव बार्गेनिंग, ग्रीवियंस, थ्री पार्टी बॉडीज, कोड ऑफ कंडक्ट या डिसिप्लिन एंड स्टैंडिंग ऑर्डर्स आते हैं। तो हमारा आता है सोशल सिक्योरिटी, जिसको हम वेलफेयर भी बोलते हैं, एम्प्लॉय वेलफेयर भी बोलते हैं। तो पहले हम देखते हैं सोशल सिक्योरिटी क्या होती है। सोशल सिक्योरिटी वो होती है जिसमें एम्प्लॉय की सारे बेनिफिट्स या सोसाइटी या इकोनॉमिकली उसको प्रोटेक्ट किया जाता है, जैसे कि सिकनेस, मैटरनिटी लीव्स, इंजरी, अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज एंड डेथ। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है कि ILO ने कहा है कि एम्प्लॉय के लिए वेलफेयर के फंड को हम कलेक्ट करते हैं, एक एक्टिविटीज़ जो कि एक स्मॉल सी छोटी सी एक्टिविटीज़ के अंदर फंड्स को कलेक्ट किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज ये ILO के थ्रू ही अगर आप फंड्स अगर कलेक्टेड होगा तो देन एम्प्लॉय को बेनिफिट्स होने के चांसेस अच्छे होते हैं, क्योंकि ये इसमें इसकी जो किस तरीके का एम्प्लॉय का लिविंग स्टैंडर्ड्स है, किस तरीके से वो जीना चाहता है, ये सारे उसके एक्चुअल बेसिक्स नीड्स एड ऑन होते हैं जो एम्प्लॉयर को देनी चाहिए। मेडिकल केयर, सिकनेस बेनिफिट्स, अगर वो बीमार हो जाता है, पेंशन्स का, और इनवैलिड पेंशन्स को नहीं देखना है, हटाना है उसको। मैटरनिटी बेनिफिट्स भी देना है लेडीज़ के लिए जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, एक्सीडेंटल बेनिफिट्स होता है एंड सर्वो बेनिफिट्स होता है। ये सारे वेलफेयर एम्प्लॉय के लिए मैंडेटरी हैं। और इसमें सोशल सिक्योरिटी के मतलब सोशल सिक्योरिटी को जो देखा गया था वो कुछ मतलब लीगली इंडिया के जो कॉम्पनसेशंस या एक्ट्स वगैरह हैं उनके थ्रू फर्स्ट एक वर्कमैन्स कॉम्पनसेशंस एक्ट जो 1923 में आई थी, 1923 में आई थी। एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट जिसको हम ESI भी बोलते हैं, 1948 में आया था। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952 में आया था, जिसको प्रोविडेंट फंड PF बोला जाता है, जो कि हमारी डिडक्शन होती है सैलरी से। ESI एंड PF दोनों हमारा ये उसी से डिडक्ट होके हमें इसके बेनिफिट्स मिलते हैं। मैटरनिटी बेनिफिट जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उनके लिए रहता है। 1961 में ये स्कीम्स आई थी। पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट 1952 में, जो कि 5 ईयर जिनको कंप्लीट हो जाते हैं उन्हें ग्रेजुएटी मिलती है अगर आप किसी कंपनी में कंटिन्यू वर्क कर रहे हैं। ये मेडिकल केयर, सिकनेस, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, एम्प्लॉय इंजर बेनिफिट्स, ओल्ड एज बेनिफिट्स, मैटरनिटी, फैमिली सर्वर बेनिफिट्स एंड इनवॉलिडिज्म बेनिफिट्स, ये सारे बेनिफिट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हमेशा से पूछे जाते हैं कि कितने कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं और कौन कौन से एक्ट्स हैं जो कि आती हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट अदर एक्ट्स भी हैं जो सोशल सिक्योरिटी को मतलब कहीं ना कहीं इफेक्ट डालती हैं, जैसे कि कोल माइंस प्रोविडेंट एंड बोनस स्कीम्स जो 1948 में आई थी। प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951 में आई थी। असम टी मतलब टी का जो प्लांट्स है उसे लगाने के लिए एक्ट आई थी 1955 में। पर्सनल इंजरी मतलब कॉम्पनसेशन, जैसे किसी की डेथ वगैरह हो जाती है, बहुत बड़ा मेजर पार्ट आ जाता है एक्सीडेंट के थ्रू, उसमें वो 1963 में आई थी। सीमेंस प्रोविडेंट एक्ट ये
68 में आई थी। ये एक्ट्स का एक बार नाम पढ़ लेना क्योंकि डायरेक्ट एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होती है? कलेक्टिव बार्गेनिंग होती है, कलेक्ट मीन्स करना, कलेक्ट का जो मीनिंग है वो है गैदरिंग करना या इन्फॉर्म को एक जगह करना। ग्रुप एक्शंस वगैरह होते हैं। बार्गेनिंग का मीनिंग होता है नेगोशिएशंस करना, मीन्स सारी इंफॉर्मेशन लेके फिर नेगोशिएट करना कलेक्टिव बार्गेनिंग का नाम है। यही है कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो ये एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों के बीच की जो सिचुएशंस होती है, वर्किंग सिचुएशंस होती है, उसकी रिलेशनशिप्स को कलेक्ट करके नेगोशिएट्स करती है। एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग डेल योडर ने दी थी। कलेक्टिव बार्गेनिंग ने बोला, डेल ने बोला इसमें कलेक्टिव बार्गेनिंग में कि सिचुएशंस के अकॉर्डिंग आप एम्प्लॉयमेंट को अपने एम्प्लॉयर के लिए जो भी बेनिफिट्स देने हैं उन्हें बैठ के दोनों सॉर्ट आउट करके उन पे नेगोशिएट कर लेना चाहिए। इसकी कुछ इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप में इंजेक्टिव्स जिसको डिस्ट्रीब्यूटर भी बोला जाता है, कोऑपरेटिव जिसको इंटरेक्टिव भी, इंटीग्रेटिव भी बोला जाता है, प्रोडक्टिव एंड कंपोजिट्स बार्गेनिंग। इंजेक्टिव्स की जो डिस्ट्रीब्यूटिव्स होती है इसमें सिचुएशंस आपने पढ़ी होगी, हमने पढ़ रखी हैं काफ़ी सारी सिचुएशंस। तो ये जो सिचुएशन होती है बिन लॉस की होती है। मीन्स अगर आप वर्कर को वेजेस बढ़ाते हो तो मैनेजमेंट कहता है हम अपना वर्कलोड भी बढ़ाएंगे। हम क्यों अपना वर्कलोड कम करेंगे? अगर हमने वर्कर की वेजेस को बढ़ाया है तो हम अपना वर्कर्स जो हमारा प्रोडक्टिविटी है उसको भी हम बढ़ाएंगे, मतलब प्रोडक्शन को भी हम बढ़ाएंगे। तो उससे क्या होगा कि वर्कलोड वर्कर्स पे बढ़ जाएगा। तो एक तरीके से विन हुआ, मतलब कि उसको सैलरी मिली, पर दूसरी तरह से लॉस हुआ क्योंकि उसके ऊपर वर्कलोड आ गया। ऑपरेटिव या इंटीग्रेटिव क्या होता है? इंटीग्रेटिव बहुत अच्छा होता है, इसको विन विन कंडीशन बोला जाता है। और जो कंजक्टिव है इसको विन लॉस बोला जाता है। तो इसको विन विन इसलिए बोला जाता है कि इसमें मैनेजमेंट और एम्प्लॉय दोनों बैठ के एक सेटलमेंट करते हैं, एक एग्री होते हैं एक कंडीशंस पे कि हम वर्कलोड बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे और हम बेसिस भी बहुत ज़्यादा नहीं डिमांड करेंगे। तो मीन्स दोनों ही पार्टी को लॉस नहीं होता, दोनों ही पार्टी जीत जाती हैं कि वो थोड़ा सा वर्कलोड बढ़ा देते हैं और थोड़ी सी वेजेस बढ़ा देते हैं, तो वो भी खुश हो जाते हैं, वो भी खुश हो जाते हैं। तो वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में एक अग्रीमेंट टाइप्स हो जाता है, मतलब बीच वाला जो हो जाता है ना कि हाँ ठीक है यार ये एवरेज पे कर लेते हैं। प्रोडक्टिविटी में क्या होता है कि इसमें वेजेस तो बढ़ाते नहीं है, ये लॉस बिन का होता है। इसमें मतलब प्रोडक्शंस तो आपकी बढ़ जाती है, वर्कलोड आपका बहुत बढ़ जाता है, और जो वर्कर्स होते हैं उनकी सैलरी इंक्रीज़ नहीं होती है, वेजेस इंक्रीज़ नहीं होती है। तो इसलिए वर्कर को लॉस जाता है, मैनेजमेंट को मतलब इसमें मैनेजमेंट जीत जाता है क्योंकि वो अपना वर्कलोड बढ़ा देता है। तो इसलिए लॉस और विन कंडीशन होती है। ये ऐसे क्वेश्चन आता है इस पे कि कंजक्टिव विन लॉस है, लॉस लॉस है, विन विन है या लॉस विन है। तो कंजक्टिव हमारी विन लॉस है, ऑपरेटिव इंटीग्रेटिव विन विन है, प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग जो है हमारी लॉस विन है, एंड कंपोजिट जो हमारी लॉस विन। इस तरीके से इसमें क्या रहता है कि इसमें दोनों ही लॉस में होते हैं, मतलब कि वो एक तरीके से कलेक्ट कर लेते हैं और दोनों इंक्रीज करते हैं, मतलब एक्सप्रेस कर देते हैं अपने एनवायरनमेंट को और बताते हैं कि हमें अपना देखना है कंडीशंस को। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, रेट रिव्यू कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।